नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। आज का प्रश्न लिया गया है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं और जीवों के आवास, उनके रहने के स्थान। चलिए देखते हैं आज आप लोग कितने प्रश्न को सही करते हैं। आज का आप लोगों का टारगेट रहेगा 20 में से 18 प्रश्न, जिसमें से आप लोगों को करना है सही। तो देखते हैं आज किन किन लोगों का 18 सही होता है या उससे ऊपर सही होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, यानी पर्यावरण की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। और पहला कह रहा है हमारा विषय को पाठ्यक्रम से हटा देंगे। दूसरा कह रहा है विषय के शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देंगे। और तीसरा कह रहा है छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। बताने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर देखिए क्या होगा। पहला कह रहा है विषय पाठ्यक्रम को हटा देंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसे हटा देंगे। और दूसरा कह रहा है विषय के शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देंगे, यानी अधिक से अधिक समय देंगे। और तीसरा कह रहा है सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे, यानी बालकों की। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहले का। सभी लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करना ही एक शिक्षक का लक्ष्य होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है पर्यावरण की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार, यानी भ्रमण की बात कर रहा है, और सेमिनार जैसी पाठ्यक्रमिक क्रियाओं की आवश्यकता है। किस लिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो पहला है स्वयं एकत्र करेंगे बालकों को। दूसरा अभिभावकों की मदद लेंगे बालकों के, और प्रशासन की मदद लेने का प्रयास करेंगे। और चौथा कह रहा है कि 2 और 3 दोनों। तो जल्दी से बताइए दूसरे का क्या होगा सही। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग बच गए हैं या अभी दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं तो वो भी जुड़ जाएं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो करना ना भूलिए। और दूसरे का आंसर जल्दी से बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा चौथा, 2 और 3 दोनों। तो देखते हैं स्वयं एकत्र करेंगे बालकों को। आप सूचना दे सकते हैं, स्वयं एकत्र नहीं कर सकते हैं, ये गलत है हमारा। दूसरा कह रहा है अभिभावकों की मदद लेंगे, यानी जो छात्र हैं उनके गार्जियनों से आप मदद लेंगे। मदद इस प्रकार के लेंगे कि उनको ले जाना है, शैक्षिक भ्रमण के दृष्टि से उनको ज्ञान विकसित करना है। और आगमन विधि के द्वारा ही उनको भ्रमण विधि कराई जा सकती है। और तीसरा प्रशासन से मदद लेंगे, कोई दुर्घटना होती है रास्ते में तो हम तुरंत प्रशासन की मदद ले सकते हैं। इस आधार पे हमारा चौथा सही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षा के लिए समाज निम्नलिखित में से क्या नहीं करता, यानी समाज जो है कौन सी क्रिया नहीं करती है शिक्षा के लिए। तो पहला है स्कूल का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, और पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना, और पुस्तकालय की स्थापना। तो इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सभी लोगों को एक समान रूप में देना है। तो देखिए को किसका किसका सही होता है। तो जल्दी से आंसर बताइए तीसरे का। तीसरे का सही आंसर होगा हमारा पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना। स्कूलों का निर्माण तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्कूल बन चुके हैं। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो पुरानी शिक्षा नीति है उसको भी अपनाई जा रही है और नई शिक्षा को भी। और पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना यानी जो शिक्षा नई नई यानी भविष्य की ज्ञान एनसीईआरटी द्वारा लागू की जा रही है उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं कर सकते। इस आधार पर हमारा तीसरा सही है, पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मनुष्यों के घर में घर बना के रहते हैं, यानी कौन से जीव हैं जो मनुष्यों के साथ निवास करते हैं या उनके घरों में अपना घर बना के रहते हैं। तो पहला है छिपकली, दूसरा है चूहा, तीसरा है मकड़ी, और चौथा है सभी। तो जल्दी से बता दीजिए चौथा। इसको तो हमें लगता है कि ये तो सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि चौथे का कौन सा सही होगा। छिपकली सही होगा या चूहा या मकड़ी या सभी। तो जल्दी से बता दीजिए चौथे का कौन सा सही होगा। तो चौथे का हमारा सही होगा सभी। छिपकली भी मनुष्यों के घर में दीवारों पे चिपकी रहती है या चलती रहती है, और चूहा तो हमेशा रेंगता ही रहता है, और मकड़ी झाले नुमा बना के कोने में मनुष्यों के घर में रहती है। इस आधार पे हमारा चौथे का चौथा सही है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं पाँचवें प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हम कक्षा 3 से लेके ही पढ़ते आ रहे हैं कि उभयचर, नवचर, जलचर कौन कौन से हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है। यहाँ उभयचर की बात कर रहा है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है हमारा।
हाथी उभयचर है हमारा, सॉरी हाथी हमारा सही है, या फिर चिड़िया, या फिर मगरमच्छ, या फिर व्हेल मछली। तो जल्दी से बताइए उभयचर कौन कौन से होते हैं। एक होता है जलचर, जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, और दूसरा है थलचर, थलचर है हमारा, और जो जमीन पे रहते हैं, और एक उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और एक होता है नभचर जो आकाश में रहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए पांचवें का आंसर क्या होगा। पांचवें का आंसर सभी लोग बताइए और कमेंट कर दीजिए सही एकदम, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया, लाइक तो करते चलिए। तो पांचवें का आंसर जल्दी से बताइए हमारा क्या होगा। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा मगरमच्छ। उभयचर का अर्थ ये होता है जो जल में भी रहे और जो जल और थल दोनों में रहे। जो हमारी हाथी है ये थलचर है, ज़मीन पे रहता है, और जो चिड़िया है ये नभचर है, आकाश में रहता है और रहती है, और मगरमच्छ जो होता है नभ और जल थल और जल दोनों में रहता है, इसलिए ये उभयचर है, और व्हेल जो है ये जलचर है। तो इस आधार पे हमारा पाँचवें का तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग एकदम सही जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का छठे का देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। किस पक्षी का घोंसला जो होता है लालटेन की तरह होता है। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि कौन से पक्षी का जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है। पहला कठफोड़वा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है डार्जिन, और चौथा है बीवर। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए छठे का आंसर क्या होगा। तो छठे का आंसर सभी लोग बताइए। तो छठे का आंसर होगा हमारा बीवर। तो देख लेते हैं बारी बारी से। कठफोड़वा जो होता है ये पेड़ों को खोदकर उसमें घोंसला बना के रहता है। कबूतर जो होता है ये अधिकतर मनुष्यों की आवासों में रहता है। और दार्जिलिंग जो होती है ये मेहंदी, मेहंदी की जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उसमें या एक मेहंदी के पेड़ों में अपना घर बनाती हैं। और जो बीवर होता है जो लालटेन की तरह बनाते देखे होंगे अधिकतर, अधिकतर जो बरगद का पेड़ होता है अधिकतर देखे होंगे। तो आप लोग जो ताड़ का पेड़ होता है तरकुल का, उस पे बना होता है बीवर। बीवर की खासियत ये होती है कि इसके जो नर होते हैं, नर पक्षी जो होते हैं वही घोंसला बनाते हैं, और जो मादा पक्षियाँ होती हैं अंडा देने के लिए उस अनेक जो घर होते हैं जो घोंसला होते हैं उसमें से एक चुनकर उसमें अंडा देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे का हमारा होगा वीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं। ये प्रश्न मैंने अगले क्लास में बताया भी था। तो जल्दी से बताइए सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता। या नहीं की बात कर रहा है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा है कौवा, पहला हमारा कौवा है, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है गौरैया, और चौथा है सभी। तो जल्दी से बता दीजिए सातवें का। सातवें का तो हमारे आशा से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले क्लास में मैंने बता दिया था NCERT के बुक में। तो जल्दी से बता दीजिए कौवा सही होगा, या गिद्ध सही होगा, या गौरैया, या फिर सभी। तो जल्दी से बताइए। तो सातवें का आंसर हमारा होगा गौरैया। गौरैया जो होता है अधिकतर देखेंगे मनुष्यों के घर में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। और कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है। गिद्ध जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची, यानी ये ऊंची डाल पे बनाता है कौवा, और ये सबसे ऊंची पे, गिद्ध जो होता है सबसे ऊंची पे, सबसे ऊंची पेड़ पे बनाता है अपना घोंसला। और गौरैया जो है ये मनुष्यों के अधिकतर घरों में निवास करते हैं, अपना घोंसला बना के रहते हैं। तो सातवें का आंसर होगा हमारा गौरैया, गौरैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कि आठवां प्रश्न कह रहा है लगभग सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। कह रहा है कि लगभग सभी पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा देते हैं, अपने ही घोंसले में अंडा घोंसले में अंडा देते हैं। और लेकिन कौन सी पक्षी अंडा दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है। यहाँ कह रहा है कि लगभग जो होते हैं सभी पक्षियाँ अपना घोंसला बनाते हैं और उसी में निवास करती हैं और उसी में अंडा देते हैं, लेकिन कौन सी एक पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। तो पहला है हमारा कौवा, दूसरा है चील, तीसरा है कोयल, और चौथा है सभी। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हमें आशा है कि ये आंसर सभी लोगों को आता होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा कोयल। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगले क्लास में मैंने बताया था कि कोयल जो होता है ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख देती है। जब वो फोड़ता है, जब वो चलने लगता है, उड़ने लगता है, तो उसे छोड़ देता है। तो चलिए देखते हैं नवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है सीटेट में आ जाए, इसे मैंने इसीलिए लिया है कि बताइए सबसे बड़ा घोंसला किस पक्षी का होता है। तो फख्ता का होता है, कौवा का होता है, चील का होता है, बसंत गौरी का होता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि किसका होता है।
9वें का आंसर सभी लोग बताइए और शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है, जो लगातार देखते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन और जो आते हैं थोड़ा सा देखते हैं वीडियो चले जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छे ही तरीके बनाएं, क्योंकि माइक प्रॉब्लम है थोड़ी। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। 9वें का हमारा कौन सा सही है। सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है। फाख्ता, कौवा, चील, बसंत, गौरी। तो लगभग सभी लोगों का आंसर सही ही आ रहा है। सबसे बड़ा जो घोंसला होता है वो है चील का होता है। चील की जो घोंसला होता है, ये चील की घोंसला जो होती है ये 5 से 4 फीट की होती है। 4 से फीट यानी चील की घोंसला जो होती है ये 4 से 5 फीट बड़ी होती है। ये सबसे बड़ी इसकी घोंसला होती है चील की। और कौवा की दूसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे कौवा की बड़ी होती है, और इसके बाद जो है फाख्ता की, और इसके बाद बसंत गौरी की। तो इस आधार पे हमारा चील सही होगा 9वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दिया। 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित करता है। यानी घर बनाने के लिए कौन सा कारक प्रभावित करता है। पहला कह रहा है भौगोलिक स्थिति, दूसरा निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता, और तीसरा कह रहा है जलवायु, और चौथा कह रहा है सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका कौन सा आंसर होगा हमारा। जल्दी से बताइए 10वें का आंसर कौन सा होगा। प्रभावित नहीं करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो जल्दी से बताइए। लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है सही। 10वें का आंसर होगा सभी प्रभावित करते हैं। भौगोलिक स्थिति, घर बनाने के लिए भौगोलिक स्थिति का होना बहुत ही जरूरी है। कौन सा ऊबड़ है, कौन सा खाबड़ है, किस स्थान पर बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य चीज़ों की उपलब्धता, यानी जो घर बनाने के लिए उपयुक्त मटेरियल चाहिए, जैसे सीख हो गया, ईटा हो गया, सिरमिट हो गया, बालू होगा, बनाने के लिए मिस्त्री, लेबर, इन सभी चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए। ये भी हो सकते हैं। और जलवायु यानी मौसम कैसा, उस अनुसार ही घर बना। बरसात की अगर अधिक बरसात होती है तो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, और घर जो होता है वो ढाल नुमा होता है। इस आधार पे हमारा चौथा सही है, सभी प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न के लिए। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न का मिट्टी के घर प्राय कहाँ पाए जाते हैं। आज हमने सभी प्रश्नों को एक शिक्षण से लिया है, और सभी 2 शिक्षण से और सभी आवास से लिए हैं। तो इसका आंसर सभी लोग बताइए कि 11वें का क्या होगा। गाँवों में मिट्टी के घर प्राय होते हैं जहाँ अधिक गर्मी होती है, और तीसरा कह रहा है दोनों जगह, और चौथा कह रहा है इनमें से कहीं नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि मिट्टी के घर प्राय कहाँ पाए जाते हैं। गाँवों में पाए जाते हैं जहाँ अधिक गर्मी पाई जाती है, या दोनों जगहों पे। तो जल्दी से बता दीजिए। इस समय देख रहे हैं कि नए नए ज़माने के टेक्निकल आ गए हैं कि एसी लग जा रहे हैं घर में, कूलर लग जा रहे हैं, फैन लग जा रहे हैं। तो मिट्टियों के घर अधिकतर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये सी-टेट का क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर प्राय कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा 11वें का तीसरा, दोनों जगह। गाँव में पाए जाते हैं जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, जैसे राजस्थान में, और गाँव के मैदानी इलाकों में जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 12वां पर बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। इसको बताया था लेकिन फिर भी ले लिया आवाज़ के तौर पे कि ये आप लोगों से भूले ना, बार बार अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो याद रहता है। तो 12वां है हमारा कि जहाँ ज़्यादा अधिक बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ते हैं। तीसरा का समुद्र के किनारे, और चौथा का रहा है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि 12वें का आंसर क्या होगा। सभी लोगों का सही होना चाहिए। 12वें का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ दोनों पड़ते हैं, और समुद्र के किनारे जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए 12वें का। 12वें का आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जैसे असम असम में क्या होता है 10 से 12 फीट जो होता है ऊंचे घर के मकान बनाए जाते हैं, वो भी बांस और लकड़ी के खंभों पे बनाए जाते हैं। यहाँ ये इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। कह रहा है जहाँ बारिश और बर्फ़, अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, लेकिन बर्फ़ पड़ेगी, अगर लकड़ी और बांस के मकान है तो उसमें टिक जाएंगे बर्फ़, और वो वहाँ से चूना चालू कर देगा। और समुद्र के किनारे तो अधिकतर झोपड़ियों की नुमा बना रहता है, गुंबद की नुमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें का हमारा होगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां किन किन लोगों का सही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। ये 4 बार से लगातार पूछ रहा है सी-टेट में कि लद्दाख के लोग अपने निचली जो घर है, निचले मकान का उपयोग किस लिए करते हैं। तो पहला है खाना बनाने के लिए,
दूसरा कह रहा है मेहमानों को ठहराने के लिए, तीसरा कह रहा है सामान और जीवों को रखने के लिए, और चौथा कह रहा है सभी के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए। ये 4 बार से पूछ रहा है सीटेट में, हो सकता है अगली बार भी पूछे कि लद्दाख के लोग घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 13वें का तीसरा। लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सभी लोगों का 99% लोगों ने सही आंसर दिया है। 13वां सही होगा सामान और जीवों को रखने के लिए। खाना बनाने के लिए तो ऊपरी मंजिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, मेहमानों को ठहराने के लिए भी ऊपरी मंजिल का, लेकिन सामान और जीवों को रखने के लिए, वहाँ भेड़ बकरियाँ जो होती हैं उसे रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। इग्लू होता है, इग्लू क्या होता है, यानी कैसा होता है। इग्लू का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, गुंबदनुमा होता है, और किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई भी प्रकार का इग्लू हो सकता है। तो जल्दी से बताइए इग्लू का आकार कैसा होता है, इग्लू होता कैसा है। वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, गुंबजाकार होता है, और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो 14वां आशा करते हैं कि सभी लोगों का कमेंट एक समान आएगा। तो चलिए देख लेते हैं 14वें का आंसर कौन सा होगा। 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा, गुंबदाकार होता है। क्योंकि बारिश जब बर्फ पड़ती है तो वो सरक जाती है अगर गुंबदाकार नहीं होगा। अगर आयताकार होगा, वर्गाकार होगा, तो प्रवेश करने का द्वार जो होता है छोटा रखना पड़ेगा। और जो आयताकार होता है, आयताकार जो होता है उस पर तो बर्फ टिक जाएंगे। गुंबदाकार रहेगा, अगर गुंबदाकार हो रहेगा तो जो ढलान होगी वो समान रूप से होगी, बर्फ पड़ेंगे, बारिश होंगी तो सरक जाएंगी। तो इस आधार पे हमारा चौथे का तीसरा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न भी मैंने एनसीईआरटी पे लिया था और सभी लोगों का सही आया था। अगले अगले जो वीडियो हमारा था लाइव, उसमें देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या करा है। कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित बोर्ड को क्या कहते हैं, यानी कश्मीर में जो पाई जाती है नक्काशी रहित। ये भी लगातार 4 बार से पूछ रहा है सीटेट में। पहला कह रहा है कि शिकारा कहते हैं, दूसरा कहता है डोंगा, तीसरा कहते हैं रेम्बो, और चौथा कह रहा है केवल नाव कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नक्काशी रहित पूछ रहा है बोट को क्या कहते हैं, जिसमें टूरिस्ट जो होते हैं आराम से 2 से 3 लोग बैठ के आराम से इंजॉय करते हैं नदियों में। तो जल्दी से बताइए कि 15वें का आंसर क्या होगा। तो 15वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, डोंगा कहते हैं। ये इसका आकार ऐसे होता है, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो आकार होता है लगभग ऐसा होता है। इसी में बैठे रहते हैं सभी लोग, और 2 से 3 लोग ही बैठ पाते हैं इसमें। ये नक्काशी रहित होती है, मकान नुमा होता है। तो 15वें का आंसर होगा हमारा डोंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां क्या कर रहा है। 16वां ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वतारोहित जो होता है टेंट दो तह वाली प्लास्टिक से बनाकर क्यों बनाते हैं टेंट अपना, यानी जो पर्वतारोही रहते हैं अपना टेंट 2 तह वाले प्लास्टिक से क्यों बनाते हैं। तो जल्दी से बताइए 16वें का। उन्हें कोई देख न सके, दूसरा वे भूस्खलन से बच सकें, और तीसरा कह रहा है उन्हें ठंड न लगे, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से 16वें का आशा करते हैं कि सभी लोगों का सही होगा। 16वें प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिए 16वें का आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं सभी लोगों को पता ही होगा, समान आंसर आ रहे हैं सभी लोगों का। इसका आंसर होगा तीसरा, उन्हें ठंड न लगे। देख लेते हैं बारी बारी से क्या कह रहा है। उन्हें कोई न देख सके, पर्वत पे रहेंगे तो ऐसे भी कोई नहीं उन्हें देख पाएगा, दूर रहेंगे आवासीय एरिया से। और भूस्खलन से अगर पहाड़ गिर जाएगा तो दबना ही दबना है, चाहे वो 2 तह कर लें या 3 तह कर लें, उन्हें ठंड से ही। ये सही है कि प्लास्टिक का प्रयोग ही करते हैं टेंट का, और ठंड से बचाने के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस आधार पे हमारा 16वें का तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 17वां प्रश्न कह रहा है चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थाई आवास क्या होते हैं। यानी चांगपा जो होते हैं, ये चांगपा एक जनजाति होते हैं जो अपना अस्थाई निवास बनाते हैं, यानी एक कुछ हफ्तों के लिए एक जगह, कुछ हफ्तों के लिए एक जगह, कुछ महीनों के लिए बनाते हैं, यानी इनका अस्थाई निवास नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं, जो टेंट बनाते हैं जिनमें रहते हैं, निवास आश्रय करते हैं, उसको क्या कहते हैं। रेबो कहते हैं, रेनबो कहते हैं, दोनों कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं 17वें का आंसर सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि 17वें का कौन सा सही होगा। तो 17वें का हमारा सही होगा आंसर, जल्दी से बताइए। रेबो होगा या रेनबो होगा या दोनों होगा या कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा 17वें का। तो 17वें का हमारा आंसर होगा रेबो। ये लोग जो होते हैं चांगपा जो जनजाति होते हैं, ये अपना स्थान जो होता है इनका अस्थाई होता है, यानी
कुछ जगह पे जैसे दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, कुछ दिन वहाँ निवास करेंगे, वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं, काटने के बाद वहाँ खेती करते हैं, फिर वहाँ से अपना अपना टेंट उंट उखाड़ लेते हैं और दूसरी जगह जाके निवास करते हैं। फिर इसके बाद जो है ये उस जगह पे जाते हैं जहाँ कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं, फिर वहीं पे भी रहते हैं। इनके जो अस्थायी निवास होते हैं उनको रेबो कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए जिस जीव की खाल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पूछ रहा है जो चांगपा जनजाति होते हैं वो जो टेंट अपना बनाते हैं, निवास बनाते हैं, किस जीव के खाल से बनाते हैं, उस जीव का नाम क्या है। पहला है भेड़, दूसरा है अल्पाको, तीसरा है बकरी और चौथा है याक। तो जल्दी से बताइए। एक बात आप लोगों को बता दें कि जो चांगपा जनजाति के होते हैं ये बर्फीली एरिया में अधिकतर रहते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, कश्मीर और लद्दाख लद्दाख में ज़्यादा ये लोग रहते हैं, निवास उधर ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो इस आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उधर किस चीज़ का अधिक जीव रहते हैं। तो पहला है भेड़, दूसरा है अल्पाको, तीसरा है बकरी और चौथा है याक। तो जल्दी से बता दीजिए चांगपा जनजाति जो होते हैं अपना निवास बनाने के लिए किस जीव की खाल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर है चौथा याक। याक जो जीव होता है उसकी खाल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मोटा होता है और उस पर बाल लगे होते हैं जो गर्माहट के लिए इनके लिए उपयोगी होते हैं, सर्दियों से बचाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है 19वां प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है। कह रहा है कि मिट्टी का जो घर होता है उसे मिट्टी का घर जो या उसके फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है, किस लिए लिपा जाता है मिट्टी के घर। पहला कह रहा है कि ताकि वह चिकना हो जाए यानी साफ हो जाए, दूसरा कह रहा है ताकि वो खुशबू दे यानी सुगंध आए, और चौथा कह रहा है ताकि कीड़े ना आ पाएँ यानी कीड़े मकोड़े जो हैं वो ना आ पाएँ, और चौथा कह रहा है क्योंकि गाँव में गोबर अधिक होता है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर 19वें का। आशा करते हैं कि इसका आंसर तो सभी लोगों का समान ही आएगा। तो इसका आंसर है, जल्दी से बता दीजिए कि ताकि वो चिकना रहे या खुशबू दे या कीड़ों से बचाए या गांव में गोबर अधिक होते हैं। तो 19वां का आशा करते हैं सभी लोगों का आंसर आएगा, सही समान आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ताकि कीड़े ना आ पाएँ। जो गोबर होता है इसकी एक खासियत होती है कि ये जहाँ भी लिपा जाता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और अधिक बीमारियों से बचे रहते हैं। और गांव में अधिकतर देखते होंगे कि शहरों के मुकाबले गांव के पर्यावरण अधिक शुद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। ये 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं किनका किनका सही होता है। जिन परिवार में दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, माँ बाप, बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जिस परिवार में दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों का सही होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है एकल परिवार कहते हैं, दूसरा कह रहा है कि व्यापक परिवार कहते हैं, तीसरा कह रहा है संयुक्त परिवार कहते हैं और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, लगभग सभी लोगों का सही होना चाहिए। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए 20वें का। इसका आंसर सभी लोगों को देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाके यस ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग छूट गए हैं वो लोग देख लें। और एक बात अहम बात ये है कि अगली बार जो वीडियो लाइव क्लास चलाई जाए वो किस विषय पर चलाई जाए और किसका सब्जेक्ट लिया जाए, यानी हिंदी या फिर पर्यावरण या फिर मनोविज्ञान या संस्कृत या गणित पैडागोजी। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि अगली क्लास किस पे बनाई जाए। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 20वें का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकल परिवार कहते हैं, व्यापक परिवार कहते हैं या संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं आज कितने लोगों का, हाँ इम्पोर्टेंट बात कि कितने लोगों का 20 में से 18 सही हुआ है या फिर 20 में से 20 सही हुआ है या फिर 15 से ऊपर किन किन लोगों का है। तो इसका आंसर जल्दी बता दीजिएगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास